अपराधियों के साथ खड़ी है और ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैंने माननीय राष्ट्रपति से निवेदन किया है कि ऐसी सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तत्काल बर्खास्त किया जाए, उनको गद्दी से हटाया जाए। सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार के इशारे पे काम किया है। कोई आज सरकार के खिलाफ बोलता है उसके आज़ाद जी, आप कह रहे हैं कि सरकार दंगे करा सकती है। सरकार ने यूपी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट सुबह दी है जिसमें कहा गया है कि सीए की तरह अलग अलग वेबसाइट बनाई गई थी और जातिगत दंगे फैलाना मकसद था। सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। सरकार न्याय नहीं दे सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के पास क्या नहीं है? सरकार के पास इंटेलिजेंस नहीं है, सरकार के पास सरकारी एजेंसियाँ नहीं है, सरकार के पास फोर्स नहीं है, क्या नहीं है? जो कर रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मामले में जिस तरह से सरकार ने अन्याय किया है, मानवता को शर्मसार किया, सरकार बैकफुट पे है। क्योंकि सरकार अब में बैठे मुख्यमंत्री अपनी जाति के अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से पीड़ित परिवार के करीब में ही पंचायतें होती हैं, उससे स्पष्ट है कि सरकार अपनी खामियों को छिपाने के लिए माहौल बदलना चाहती है, घटना का स्वरूप बदलना चाहती है और कुछ ऐसी घटनाओं का निर्माण करवा के जनता का ध्यान जो है इस घटना से हटाना चाहती है। इसलिए मैंने अपनी शंका जाहिर की है कि वहाँ जातिगत दंगे जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री अपने जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जातिगत दंगे भी कराए जा सकते हैं और सांप्रदायिक दंगे भी कराए जा सकते हैं। क्योंकि बीजेपी का चाल चरित्र मैं और आप सब लोग जानते हैं। जब बीजेपी कुछ नहीं करती तो वो फर्जी राष्ट्रवाद का और इन दंगों का सहारा लेती है। ये प्रमाण बीजेपी की चाल चरित्र का बहुत पुराना है। सड़क पर सियासत जो चल रही है उन पर वो भी सवाल के घेरे में है। साथ ही साथ पीएफआई, एसजीपीआई जैसी संगठनों पर भी आरोप लगाया कि वो दंगे करा सकते हैं। जिस पे आरोप है उसकी जांच करा के बंद कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, सड़क की सियासत की बात आप कर रहे हैं, पूरी ईमानदार से बताइए कि जब मीडिया को नहीं घुसने दिया जा रहा था तब तो मीडिया के लोग कह रहे थे कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है। अगर कुछ लोग परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, परिवार के दुख तकलीफ को बांटना चाहते हैं, तो उसमें सरकार को क्या तकलीफ है? सरकार के लोग भी जाएं। लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए अभी तक? मुख्यमंत्री ने क्यों पीड़ित परिवार को अपने पास नहीं बुला? क्या वो चाहते हैं कि दलितों को पहले निलाएंगे तब बुलाएंगे? मैं उनकी मानसिकता को जानता हूं। वो कभी न्याय नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो न्यायवादी है ही नहीं। आखिरी सवाल, रणनीति क्या होगी आगे की? रणनीति बिल्कुल साफ है कि अगर मुख्यमंत्री पीड़ित परिवार की इन मांगों को नहीं मांगेंगे तो विधानसभा घेराव होगा। मुख्यमंत्री अगर तानाशाही करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता और आज़ाद समाज पार्टी के लोग चुप नहीं रहेंगे। हम बहन बेटी की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये सुरक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश में किसी जाति की बेटियों के लिए नहीं है, ये सुरक्षा सभी जाति धर्म की बहन बेटियों के लिए है। हम लोग आप और मैं क्या चाहते हैं कि जिस तरह का गुंडा राज वहाँ हो रहा है, पिछले 8 दिनों में 24 से ज़्यादा जो है बलात्कार और हत्या की घटना बच्चों के साथ हो चुकी है, तो क्या करें? हम अपनी बहन बेटियों को ताले बंद करके रख दें? फिर उनके अधिकार कहाँ हैं? जैसे मैं और आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, वो भी घूम सकती है, उनको भी अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में बराबर क्या अधिकार है? ऐसी इस आधी आबादी को चुप कराकर बंद करके नहीं रखा जा सकता। इसलिए मेरी मांग ये है कि मुख्यमंत्री अगर नहीं हमारी मांगों पे गौर करते तो फिर विधानसभा घेराव होगा। लेकिन बेटियों की सुरक्षा जरूरी है। सरकार चाहे मेरे ऊपर केस लगा दे, चाहे मुझे जेल भेज दे, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दे, लेकिन मैं इस देश में बहनों का अपमान नहीं होने दूंगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेटियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, ये देश के लिए खतरा है। हमें बहन बेटियों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने से या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे देने से काम नहीं चलेगा। महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन इन सरकार की नीयत ही नहीं है उनको इम्प्लीमेंट करने की, तो न्याय कैसे होगा बताइए? ये सरकार जो है अपराधियों के पक्ष में खड़ी है। इसका जीता जाता उदाहरण ये है कि वहाँ अगर सेक्शन 144 लगा हुआ है तो वहीं 1 किलोमीटर में पंचायतें कैसे हो रही हैं? और अगर पंचायतें करने की छूट वहाँ मिल रही है तो ये पीड़ित परिवार को सिर्फ और सिर्फ डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। और इसके पीछे की कड़वी सच्चाई ये भी है कि हो सकता है कि कल उस परिवार के साथ रात के अंधेरे में कोई दुर्घटना घट जाए और इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होंगे। मैं ये भी बता दूं, अगर मेरे परिवार के साथ कुछ होगा तो मुख्यमंत्री चैन से अपने कमरे में नहीं सोएंगे। हम सड़कों पे आ जाएंगे, रोड बंद करेंगे। ये हमारा अधिकार है कि हम अपने न्याय की लड़ाई को मजबूत करें, तो हम आंदोलन करेंगे।
चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो दूसरी बार पीड़ित से मिलने पहुंचे हैं। वो पहले नेता हैं जो दूसरी बार गए हैं, उन पर केस भी दर्ज हुआ है। आज दिल्ली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब देख लीजिए। कुछ ज़रूरी बातें जो मैं चाहता हूं कि वो आए। चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है, क्या बातचीत हुई आपके परिवार से, क्योंकि आप पहले भी मिले थे और दूसरी बार भी मिले? देखिए, पहली बार भी वो न्याय की मांग कर रहे थे, पहली बार भी उनके साथ अन्याय हो रहा था और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरह से उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको घर में कैद किया गया है, जिस तरह से उनके आसपास में जो माहौल बनाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है डीएम द्वारा, एसडीएम द्वारा, जिस तरह से वहाँ पाबंदियाँ है, उससे लगता है कि सरकार की न्याय देने की मंशा नहीं है। पीड़ित परिवार डरा हुआ, जाते ही वो परिवार मुझसे दुख में, तकलीफ में ये कहने लगा कि किसी भी तरह हमें यहाँ से ले चलिए, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। वो क्या प्रशासन से जो ह्यूमिलिएशन हुआ है वो तो सबके पब्लिक डोमेन में है, जो डीएम का फ़ोन लीक है, वीडियो वायरल लीक है। क्या जो सवर्ण परिषद है वहाँ का, जिसने बाई नेम आपको भी धमकियाँ दी हैं, क्या, और वो आपके समय वो वहाँ बैठे हुए भी थे, क्या उन लोगों से भी डर है कि जातीय हिंसा का वो शिकार हो सकते हैं, फिर से सवर्ण समाज के लोग हमला कर सकते हैं इस तरह? बिल्कुल है, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। ये नई घटना नहीं, पहले भी ये हुआ है। और जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे नहीं जानकारी, आप बता रहे हैं, क्या तो वो उनकी उम्र छोटी होगी या मुझे जानते नहीं हैं, वो मुझसे परिचित नहीं है। मैं न्याय के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता हूं और मैं देश के अंदर बहन बेटियों का अपमान नहीं होने दूंगा। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और हम बहन बेटी में जाति की वजह से फ़र्क नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर बहन बेटियों के साथ अपराध होगा तो ये देश को कमज़ोर करेगा, और वैसे भी देश इस सरकार ने बहुत खोखला कर दिया है। इसलिए इस न्याय की लड़ाई को बहुत मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और मैं कोर्ट भी गया हूं और मैंने माननीय राष्ट्रपति को भी, महामहिम राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है कि वो संज्ञान लें। वो कब तक जो है सत्ता के साथ खड़े रहेंगे? क्या वो दलितों के साथ नहीं खड़े होंगे? क्या वो, उनका एक धर्म है दलितों के प्रति, क्या उसे नहीं निभाएंगे? एक और सवाल छोटा सा है, 2-3 सवाल लूँगा कि पर्टिकुलर आप पर केस किया गया, अभी सबको परमिशन मिल रहा है कि वो मिल सकते हैं, लेकिन आप पर धारा 144 लागू किया गया, इसको कैसे देख रहे हैं? आप पर एफआईआर? क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति कम हूँ, सामाजिक व्यक्ति ज़्यादा हूँ। सब नेता वहाँ गए, लेकिन पीड़ित परिवार ने, आपने देखा कि वो मेरे साथ बैठने आए बाहर और उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा है, हम इसके साथ सुरक्षित हैं, हम इसके साथ जाना चाहते हैं। ये बात इस बात का प्रमाण है कि उन्हें मुझसे उम्मीद है, इसलिए मुझ पर कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि मेरी लड़ाई राजनीतिक नहीं है, मेरी लड़ाई उनको न्याय दिलाने की है। सवर्ण परिषद के लोग हैं उसको जाति से जोड़ रहे हैं, वो राजपूत सम्मान से जोड़ रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने पैन इंडिया देश भर में, लखनऊ में भी, देश के कई राज्यों में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कचरा भी जाके डीएम के घर पे और सचिवालय पे फेंक रहे हैं। जो वाल्मीकि समाज खासकर जो विक्टिम है उस पर क्या आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप उससे उन लोगों के लिए कोई मैसेज देंगे जो इस देश भर के जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के? मैंने मैसेज उनको दिया था कि हमारा शरीर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये हमें न्याय नहीं देंगे तो हम इनकी गंदगी साफ नहीं करेंगे, हमें काम छोड़ देना चाहिए। जब तक इनकी मानसिक गंदगी ठीक ना हो तब तक हम इनके काम नहीं करेंगे। और लोगों ने बड़े पैमाने पे इसमें मदद भी की है। आप जानते हैं कि कल न्यूयॉर्क में और लंदन में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ है। तो हमारे लोग जाग रहे हैं और वो इनके चाल चरित्र को भी पहचान रहे हैं, भाजपा के लोगों के। उम्मीद है कि अब हमारे लोग इनके बहकाव में नहीं आने वाले हैं। ये 30 लाख लाइसेंस मांग रहे हैं आप हथियारों का, इसको लेकर क्या कोई मैसेज प्रोग्राम है, कोई कैंपेन? सुरक्षा नहीं देगी तो इस आर्म्स एक्ट है यहाँ, और वो आर्म्स एक्ट उन्हीं लोगों के लिए जिनको सुरक्षा की भावना है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हमारे लोगों को सुरक्षा की भावना है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के अंदर अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकारी लाइसेंस जो हैं वो प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि हम अपने लोगों की सुरक्षा स्वयं कर सकें। सरकार से और प्रशासन उम्मीदें खत्म हो गई। एक आखिरी सवाल है, ये जो आपने कहा कि CBI पर हमको भरोसा नहीं है और जुडिशियरी में भी SC ST एक्ट के SC के जज होने चाहिए। देखिए, हाँ, CBI जो है सरकार के तोते के रूप में काम करती है, ये हम लोग जानते हैं। और हमें न्याय चाहिए तो सरकारी एजेंसियां, वो जो सरकार के इशारे पे काम है, पिछले 6 साल में मैंने देखा जब भी विपक्ष की आवाज़ दबानी हो या मीडिया की आवाज़ दबानी हो तो CBI, इनकम टैक्स, ED वहाँ पहुँच जाती है। तो हम सब जानते हैं जिस तरह सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, हमें CBI भरोसा नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने 2 बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि जो हाथरस गैंग रेप का मामला है उसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाए,
उन्होंने राष्ट्रपति को ज्ञापन लिखा, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो सीबीआई इंक्वायरी की जो बात कह रही है स्टेट गवर्नमेंट, उस पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि उसमें जब तक SC ST या OBC या माइनॉरिटी का कोई रिटायर्ड जज के देखरेख में जांच ना हो, वो उस पर भरोसा नहीं करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।